बच्चों, तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं यहाँ पे। तो पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे नस्ट इक्वेशन को। तो नस्ट इक्वेशन क्या था, हमने वहाँ पे आपको बताया था कि नस्ट जी ने एक इक्वेशन डिराइव किया था और उन्होंने ये कहा था कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात है और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया था और वो इक्वेशन क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस आर टी अपान एन एफ एल एन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पावर एक्स अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर वाई। ठीक है, उसका तो आपको ये बताया गया था कि ये जो आर है ये गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ये होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आपका परमताप है जो कि केल्विन में मेजर किया जाता है। ये आपको बताया गया था कि ये इलेक्ट्रॉन है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये आपको जो एफ है बताया गया था कि ये फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 96,500, ठीक है, कूलाम पर मोल। ठीक है, और ये आपको बताया गया था कि ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, ये एक्स जो है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, आर क्या है, आर रिएक्टेंट, ये पूरा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और वाई क्या है, रिएक्टेंट पे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आपको बताया गया। इतना आपको ऑलरेडी बताया गया था। इसके बाद आपको ये बताया गया था कि अगर सबकी वैल्यू को रख दिया जाए, मतलब ई सेल नॉट माइनस आर की वैल्यू हमने मान लीजिए रख दिया 8.3, और इसको जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है अगर स्टैंडर्ड कंडीशन मानी जाए तो उस कंडीशन में कितना होता है हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कितना होता है 298 केल्विन। तो 298 केल्विन अगर हम यहाँ पे रख दें, कितना 298 केल्विन। अब नीचे देखिए यन तो हमको यहाँ पे डिटरमाइन नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। अलग अलग रिएक्शंस के लिए जो हमारा चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स नंबर होगा वो अलग अलग होगा। देखिए जैसे आपको उदाहरण के जरिए समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे Ag है, इसे सिल्वर कहते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Ag प्लस बना रहा है। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। अगर दूसरी रिएक्शन देखिए जैसे Cu है, ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Cu2 प्लस बना रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यही n है। अब देखिए अलग अलग रिएक्शन के लिए n की वैल्यू जो है वो वैरी करेगी, इसलिए हम यहाँ पे n को नहीं हटा सकते। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देखिए ये जो F है हमने पहले ही बताया था कि इसे फैराडे कांस्टेंट कहते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो 96,500 होती है। तो मतलब n को हमने ऐसे ही रख देना है और F की जगह क्या रख देना है, 96,500। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 96,487। तो सार्थक अंक हमने आपको बताया था कि इसको लगभग 500 कर देते हैं। कैलकुलेशन के दौरान जो हमारी वैल्यू आने वाली वो लगभग सेम आती है, बहुत ज़्यादा रन नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखिए ये जो ln है, देखिए लाग, अगर हम ln ये लाग है, लाग बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल लाग और दूसरा होता है सिंपल लाग। ठीक है, अगर देखिए जो ln है ये नेचुरल लाग वाला है और इसमें जो बेस होता है ना वो e होता है। ठीक है, इसी लॉग बेस एट द ई को कहते हैं, दूसरी भाषा में ln कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और जो सिंपल लॉग होता है वो लॉग होता है एट द बेस 10। ठीक है, अच्छा अब इसको मान लीजिए हमको इस वाले लॉग को इस वाले लॉग में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन के लिए हम ये करते हैं। देखिए क्यों इसको इसमें कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि जो हमारी लॉगरिथमिक जो टेबल हमको मिला है वो एट द बेस 10 पर ही मिला है, नेचुरल लॉग पर नहीं मिला है। इसे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको इसी लॉग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो इस वाले लॉग को मतलब नेचुरल लॉग को हमको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। तो क्या करते हैं, इसकी जगह अगर हमको ये लिखना है तो इसके साथ 2.303 से गुणा कर देंगे सिंपली, तो वो जो नेचुरल लॉग होगा सिंपल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, गुणे 2.303। ठीक है, अब देखिए ये जो नेचुरल लॉग था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंपल लॉग में। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पावर x अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर y। ठीक है,
यहाँ तक हमने देखा था। अब उसके बाद क्या देखा था कि अगर इन सब की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये जो वैल्यू आने वाली है, जो हमारा एग्जैक्ट इक्वेशन आने वाला है एट द स्टैंडर्ड कंडीशन, वो होगा -0.0591 अपान n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पावर x अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर y। देखिए हमने जो नेक्स्ट इक्वेशन का ज़्यादातर सवाल सॉल्व करना है वो आपको इसी फॉर्मूले पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हमारे इसी फार्मूले पर होंगे। और अगर मान लीजिए कोई आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जिसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट मीन 298 केल्विन से दूसरा हो, तो उस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जनरली हमारे लेवल पे मतलब इंटर लेवल पे यही फार्मूला ही चलता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे इसी फार्मूले पर आएंगे। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो ई सेल है ये हाफ सेल और कंप्लीट सेल दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये हमारा पूरा मान लेते हैं कोई सेल है, कोई भी इलेक्ट्रोड लगा होगा, ठीक है। ये हमारा बीच में इंडिकेटर, ये सॉल्ट भी, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये इक्वेशन जो है, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे मेजर करना हो या फिर पूरे सेल का अगर आपको ईएमएफ दैट मीन विद्युत वाहक बल अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना हो, तो उस कंडीशन में भी ये फॉर्मूला आपको बहुत मदद करेगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में ये जो फार्मूला है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं हाफ सेल के केस में, जहाँ पे हम किसी एक इलेक्ट्रोड पे जनरेट होने वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन का फार्मूला यहाँ पर क्या डिराइव होके आया है, देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपान n log एट द बेस 10 भी लिख सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है तो हमने इसको मिटा दिया। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट पावर y, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर x और y, ठीक है। अभी देखिए इस पर हमें एक क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि मान लो कि हमारा एक सेल है, सिंपल सा सेल मान लेते हैं, Zn हमने पढ़ रखा है, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, ठीक है। अच्छा ये आपका दिया गया है और यहाँ पे कंसंट्रेशन दी गई है 0.1 मोलर, ठीक है ना। और कहते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेट मतलब विद्युत वाहक बल, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहें तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए जब ताप 298 केल्विन हो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी देखिए सवाल में क्या आया कि Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या करना है कि इसके लिए देखिए वैल्यू दी गई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एट द स्टैंडर्ड कंडीशन दी गई है, ई सेल इज इक्वल टू 0.76, ठीक है। देखिए यहाँ पे Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देखिए इसके लिए रिएक्शन हमारी क्या बनेगी, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है। ये कौन सी क्रिया है, ऑक्सीडेशन। लेकिन नेक्स्ट इक्वेशन हमने पहले ही दिन बताया था कि नेक्स्ट इक्वेशन एप्लीकेबल होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो इसको मतलब इस वैल्यू को हमको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि अगर हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ इतना करेंगे कि यहाँ की साइन को हम चेंज कर देंगे। अगर प्लस हो तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। अच्छा चलिए हम सॉल्यूशन यहाँ शुरू करते हैं।
सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा ई सेल पर हम लिखते हैं यहाँ पे उल्टी में, मतलब हम यहाँ पे रिडक्शन दिखाएंगे। Zn2 प्लस Zn में रिड्यूस हो रहा है और इसकी वैल्यू कितना आ रही है, -0.76। ठीक है, अभी देखिए हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला ये है, ये हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फार्मूले में रखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू, ये हमको पता चल गया है कि ये हमारा ये वैल्यू है, मतलब -0.76। अब देखिए फार्मूला और क्या, हम माइनस सीधे सीधे रख देते हैं 0.59। ठीक है, अब देखिए नीचे n है, तो इस रिएक्शन देखिए कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अभी देखिए लॉग हमने लिखा यहाँ पे। अब देखिए बात आती है कि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट वहाँ पे कितना है। देखिए इस रिएक्शन के लिए ये जो हमारी रिडक्शन है, इस रिएक्शन के लिए ये बना रिएक्टेंट और ये बना प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ पे सीख लीजिए कि अगर हमारा जो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट है अगर वो सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड है, तो उस केस में उसकी जो मोलरिटी होगी या फिर उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, यूनिट होगी, मतलब 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं Z मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Zn सॉलिड। ठीक है, ये तो 1 होने वाला है, और नीचे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एक्वस। अभी देखिए आप एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो देखिए यहाँ पे आगे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी आगे कुछ नहीं, यहाँ पे मतलब 1 है, तो यहाँ पे हम ऊपर 1 लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसका तो वैल्यू हो गया 1। अब इसका वैल्यू देखिए हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 0.1 मोलर है, कितना है, 0.1 मोलर। तो हमको यहाँ पे क्या रख देना है, 0.1। मतलब अगर इसको हम अगर इस तरह से लिख दे कि ये तो हो गया 1 अपान क्या हो जाएगा 0.1। ठीक है ना। अभी देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, क्या इसको हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा इसको लिख सकते हैं हम 10⁻⁻1। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, केवल 10 मतलब 10⁻1, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ, अगर ये जाएगा नीचे से ऊपर तो क्या हो जाएगा 10⁻1, वो भी प्लस में। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन। अभी देखिए हमने आपको कल बताया था कि एक फॉर्मूला कि अगर log पे log की पावर में यहाँ बेस x है, यहाँ y है, और अगर पावर b है तो ये b वाला पद जो है हमारा आगे आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल में 1 आ जाएगा आगे। अब देखिए ये जो log है हमारा एट द बेस 10 है, और हमने कल ही आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर log में बेस और ये यहाँ जो ऊपर है ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू होती है कितना, 1। इसका मतलब ये कि ये आया आगे, मतलब यहाँ पे गुणे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ख़त्म, और इसकी पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अच्छा अब मतलब हमको फाइनल यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए इतना पूरा ख़त्म हो गया, बचा सिर्फ इतना। ठीक है, अब यहाँ पे हमको डिवीज़न करना है, हम डिवीज़न कर रहे हैं, ये देखिए कट गया 0.05, 2 दूना 4, 1 बच गया, इसमें गया 2 9 18। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रोक देते हैं। अच्छा अब इसको हमको यहाँ से घटाना है, घटा लीजिए, कुछ नहीं है, सिंपल है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.7600। ठीक है, इसी में से हमको घटाना है 0.029, यही घटाना है ना। तो 0 10 में से 9 जाए 1, 5 में से 2 जाए 3, और यहाँ पे क्या था 7। ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल रिजल्ट, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो भी आएगा वोल्ट में। ठीक है, तो इसी तरह से आपको किसी भी अगर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना हो, और आपको इस तरह से स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको दिया रहेगा हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वहाँ पे आपको मोलरिटी दी रही होगी। सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है, अगर सॉलिड है कोई भी रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो तो उसका कंसंट्रेशन कितना माना जाएगा, यूनिट माना जाएगा, 1 माना जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला डायरेक्टली रख देंगे। थोड़ा फार्मूला आपको आना चाहिए लॉगरिथम का, जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, जितने भी हमको यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है,
तो इस तरह से आप यहाँ के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हाफ सेल की बात। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में ही बताया कि ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है ये हाफ सेल और कंप्लीट सेल दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट सेल पर ये किस तरह से एप्लीकेबल होता है उस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे एक क्वेश्चन के तरीके से। तो देखिए ये हमारा ये एग्जाम्पल जो है ये कंप्लीट सेल के लिए है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यदि किसी सेल, अब सेल कौन सा है, Zn ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2+ में, जिसमें Zn2+ की जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन में कितनी है 0.01 मोलर है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है और इससे क्या जुड़ा हुआ है दूसरा हमारा हाफ सेल जिसमें कॉपर रिड्यूस हो रहा है, कॉपर में मतलब Cu2+ रिड्यूस हो रहा है Cu में और इसकी मोलरिटी कितनी है 0.1 मोलर, ठीक है। ये हमारा सेल है और इसमें दे रहे हैं कि इसका मतलब जिंक वाले का जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, देखिए इसमें रिडक्शन दिखा रहे हैं Zn2+ रिड्यूस हो रहा है Zn में, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है -0.76 वोल्ट, ठीक है। और आगे कह रहे हैं एवं कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब Cu2+ जब रिड्यूस होता है Cu में तो उस कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन में सॉरी, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है +0.34 वोल्ट है। तो इस कंडीशन में कह रहे हैं कि 298 केल्विन पर विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ठीक है। तो अगर ऐसा सवाल आपको मिलता है तो आप फटाक से लगाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन। तो हमने नेक्स्ट इक्वेशन अब तक क्या पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था कि ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट -0.0591/n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पावर x अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर y, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है और इसी पे ये न्यूमेरिकल लगेगा, ठीक है ना। अभी देखिए ये जो सेल है अगर ऐसा सवाल हमको मिलता है तो सबसे पहले हम सेल रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सेल रिएक्शन पहले क्या है, Zn ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2+ में, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं, अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब कहाँ होगी एनोड पे, कहाँ होगी एनोड, तो हम यहाँ पे एनोड की रिएक्शन पहले लिखेंगे, क्या होगी वो Zn ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2+ में और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा 2। अच्छा अब देखिए ये कॉपर 2+ से रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, ये भी लिख लेते हैं हम, कॉपर 2+ को रिड्यूस होना है Cu में। अभी आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, देखिए 2+ यहाँ न्यूट्रल हो रहा है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन कैंसिल और क्या हो गया Zn ऊपर से हमने लिया और इसको देखिए Cu2+, ठीक। अब इधर देखिए क्या क्या बचा है Zn2+ और नीचे क्या है Cu, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई पूरी जो रिएक्शन चल रही सेल में वो हमारी निकल के आ गई, ठीक है। अभी देखिए जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसको, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे बाकी का बचा हुआ। तो हमने आपको बताया था कि अगर हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ई सेल नॉट इज इक्वल टू ई राइट, वो भी रिडक्शन वाला है, ई लेफ्ट, ये बताया गया था आपको। लेकिन आपको वहाँ पे ये भी बताया गया था कि ये जो है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दोनों ही कंडीशन में, मतलब ये राइट हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है और ये लेफ्ट हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। अभी देखिए तो हमारा राइट वाला कौन है इसमें, राइट वो होगा जो कैथोड होगा, देखिए कैथोड है कि नहीं इस, क्योंकि इस पे रिडक्शन हो रहा है तो ये हमारा कैथोड हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या कैथोड,
अच्छा, तो हमारा राइट वाला कैथोड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो इसकी वैल्यू होगी, हमको सवाल में क्या दिया हुआ कैथोड वाले का, ये देखिए यहाँ पे 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो हमने इसको सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 0.3 वोल्ट। अब माइनस हमने यहाँ पे था तो माइनस सिंपली लिख दिया। और देखिए अब एनोड मतलब लेफ्ट वाले का हमने वैल्यू देखिए यहाँ पे पाया है, वो कितना है -0.76 वोल्ट। तो हमको यहाँ पे सिंपली जैसे था वैसे आपको यहाँ पे रख देना है। तो क्या होगा, माइनस को हमने माइनस लिख दिया और 0.76 को हमने लिख दिया। यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आया था 0.34 माइनस 0.76। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस ने माइनस को मारा, क्या बनेगा, प्लस बनेगा, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो इस सेल का जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 1.1 वोल्ट। ठीक है, जरा बताइए कौन सा सेल है जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है, बताइए। ये था डैनियल सेल जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो हमारा ये देखिए इतनी वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस मेन इक्वेशन में और अपना हम आंसर यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा ई सेल क्या होगा, देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट की वैल्यू हम डायरेक्ट रखते हैं यहाँ से, क्या कितना मिली है 1.1 माइनस 0.059 अपान n। देखिए n की वैल्यू कितना यहाँ पे है, देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा था, दो यहाँ मतलब दो ही का हो रहा था। एक रिएक्शन में यही इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने त्यागे थे उसी दोनों इलेक्ट्रॉन को इस कॉपर ने एक्सेप्ट किया था। मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, तो n की वैल्यू हम कितने रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे। अब आगे देखिए इसमें क्या है, हमने लाग यहाँ पे लिया तो यहाँ पे सिंपल लाग लिख देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में देखिए किसको किसको आप कंसीडर करेंगे। ये देखिए जो कॉपर है ये तो सॉलिड है। अभी आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे पता करेंगे कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, कौन एक्वस कंडीशन में है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो जैसे ये है ना, तो यहाँ पे छोटा सा यस लिखा रहेगा, यस मतलब सॉलिड रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ऐसे सॉलिड रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉपर यहाँ पे भी सॉलिड आएगा और ये देखिए जिंक यहाँ पर सॉलिड आएगा। ठीक है, तो ये जो कॉपर था इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, और यहाँ पे देखिए जिंक इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। क्योंकि ये तो कैसा है, सॉलिड है, और सॉलिड की जो मोलारिटी होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो कितना होती है, यूनिट मतलब 1। अभी देखिए प्रोडक्ट में कौन बचा, Zn2+ और कॉपर 2+। देखिए इसकी तो मोलारिटी, इसका कंसंट्रेशन हमारे क्वेश्चन में दिया गया, कहाँ दिया गया, देखिए Zn2+ का यहाँ दिया गया है सवाल में। ठीक है, और Cu2+ का यहाँ देखिए सवाल में ही दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को हम वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट में कौन था है Zn2+, इसकी मोलरिटी कितनी है 0.01 मोलर, कितना है 0.01 अपान नीचे कितना हमारा है 0.1। ठीक है, अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसने इसको मारा दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको क्या हम लिख सकते हैं कि 10⁻⁻1 लिख सकते हैं ना। अगर इसको हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं तो क्यों ना लिख ही लें, चलो लिख लेते हैं 10⁻⁻1। फिर से भाई हम फार्मूला लगाएंगे क्या कि लाग अगर यक्स है, यहाँ पे अगर कोई भी पावर ABCD कुछ है तो ये वाला पद जो हमारा है यहाँ कूद के आगे आ जाता है विद द साइन मतलब चिन्ह के साथ। तो यहाँ पे देखिए वही कंडीशन यहाँ पर भी है। तो ये जो पावर हमारी -1 है ये लाग के पहले आके यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब गुणा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मान लीजिए यहाँ पे आ गया भैया। अब ये जब यहाँ आ जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ देखो इतना बचेगा, मतलब log 10 एट द बेस 10। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी लॉगरिथमिक इक्वेशन आपको इस तरह से मिलता है जिसमें बेस और ये वैल्यू दोनों सेम हो तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है।
ठीक है। तो क्या हम इतनी की वैल्यू 1 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखिए पूरी कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या निकल के आती है, यहाँ पे गुणे -1, ठीक है। तो 1 का किसी भी इक्वेशन में आप गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, सेम कंडीशन रहेंगी। लेकिन हाँ यहाँ पे देखिए साइन है, मतलब चिन्ह है, चिन्ह मैटर करेगा। अभी देखिए यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो क्या ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये हो गया क्या? प्लस, ठीक है। अभी आगे क्या होगा कि देखिए ये इसका हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? देखिए आएगा 0.0, 2 दूना 4, और इसमें आप ले जा रहे हैं तो एक इसमें गया, 2 9 18, ठीक है। सिंपली आप इसको इसमें जोड़ देंगे तो 1.1 प्लस 0.029 आपको इसमें जोड़ देना है। क्या आएगा? 1.129 वोल्ट। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो देखिए जब इस तरह से आपको जब पूरे सेल का इक्वेशन दिया जाएगा तो आपने इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे इस इक्वेशन को लिखेंगे। सबसे पहले आप इक्वेशन ड्राइव करेंगे, एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको उसके बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये ई सेल नॉट, उसके बाद आपको ये कैलकुलेट करनी है। इसको कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ई सेल नॉट इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, जहाँ पे दोनों के सब कैसे हैं? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एन कैलकुलेट करना है, और एन आपको इसी रिएक्शन में देखने को मिल जाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना है और आपको जोड़ घटाना करके ऐसे ही आंसर प्राप्त कर लेना है, ठीक है। तो अभी इसके आगे देखते हैं अब